नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब पूरे देश में साक्षरता अभियान चला था। हर गांव-गांव में साक्षरता के कला जत्थे पहुंचे, साक्षरता के कार्यकर्ता पहुंचे और एक ऐसा माहौल बना था, जिस तरह का माहौल आज़ादी के आंदोलन में समाज सुधार के लिए बना था। उस समय पे भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने पूरे देश के स्तर पर इस कार्यक्रम को, इस अभियान को नेतृत्व प्रदान किया था और आज हमारे साथ इसी अभियान के नेतृत्वकारी साथी हमारे बीच में है। आप हैं आशा जी, जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति की उपाध्यक्ष हैं, और आप हैं श्री काशीनाथ जी, जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो समाज सुधार आंदोलन कहा जा रहा था 1990 के दशक में, और पूरे देश में जिसका एक फैलाव था और उसकी गूंज थी पूरे देश में, वो आज किस हालत में है और उसकी आगे की कार्य योजना क्या है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है और भारत ज्ञान विज्ञान समिति उसके लिए क्या सोचती है। तो आप दोनों महानुभावों का हम स्वागत करते हैं जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साक्षरता अभियान की आज की स्थिति क्या है। साक्षरता अभियान जो, जैसा कि आप बोले कि जो शुरू हुआ था और 15 करोड़ असाक्षर साक्षरता केंद्र में आए थे और 1 करोड़ 50 लाख लोग पढ़ाया था और कहा जाता था दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, और 2001 में इसी का परिणाम है कि 14% एक दशक बिल। लेकिन आज साक्षरता आंदोलन शून्य है, क्योंकि सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। राज्य संसाधन केंद्र को बंद कर दिया गया है और पूरा जो साक्षर भारत का कॉन्सेप्ट है उसको बदल करके एनसीईआरटी के साथ जोड़ा गया है। आप कहिए कि एकदम हालत कोई चिंतनीय ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा है साक्षरता। अभी आपने सरकार के रवैये की बात की, तो आशा जी आप बताइए, सरकार का क्या नीतियां हैं, क्या नीति है साक्षरता को लेके इस समय पे। देखिए, अभी सरकार ने आपको पता ही होगा कि 2020 में सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार किया है और वो बिल्कुल वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कम्प्लीटली ऑन डेमोक्रेटिकली वो उसका पारित किया गया। जिस समय हमारे देश में कोविड-19 का दूसरा चरण में हम थे और उसमें पूरा हालत बहुत गंभीर था। देश में, पूरा देश में मृत्यु का तांडव चल रहा था, क्योंकि लोगों को सब कुछ सुविधा नहीं मिल रहा था। उस समय ऐसा क्या इतना क्या प्रेशर था कि सरकार को इसी में, जहाँ पर पूरा लॉकडाउन है, कोई आ ही नहीं रहे हैं, उस समय उन्होंने अपने संसद में इसको पारित किया है। तो पहली बात है कि वो ऑन डेमोक्रेटिक तरीके से इसको पारित किया गया है। उसपे जो खास बात है, हालांकि वो पहले भी शुरू हो चुका था, उसके खास बात है कि यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरा शिक्षा के साथ साक्षरता को एक तरीके से कटघरे में खड़े कर दिया। कटघरे में खड़े करने का मतलब ये हुआ कि जो हमने जो पहले साक्षरता कार्यक्रम था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उन्होंने इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत फिर ला के खड़ा कर दिया साक्षरता अभियान को। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जिस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पहले से चल रहा था उसको एक अभियान का स्वरूप दिया और एर्नाकुलम में 100% हुआ। उसको देखे भारत सरकार ने कहा जैसे आपने वहाँ किया है वैसे यही अभियान मॉडल पूरा देश में लागू होना चाहिए। 1990 की बात मैं कह रही हूँ, ये बात उन्होंने कहा था। तो उस तरीके से उस एर्नाकुलम मॉडल को हमने पूरा देश में रेप्लिकेट किया। जैसे काशी जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने जैसे कहा है कि जब हम 2001 के जो हमारा सेंसस का वो आता है तो उसमें 15% लगभग उसके बढ़ोतरी हुई थी लिटरेचर। लेकिन अब उसके खास क्या बात था, वो है समुदाय की भागीदारी होना चाहिए और वॉलंटरिज्म होना चाहिए, और ये साक्षरता अभियान का पूरा पाठ्यक्रम सब कुछ एक तरीके से लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण बात थी। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उन्होंने इस सबको बिल्कुल अलग कर दिया, एक वॉलंटियर के हाथों पे उसको सौंप दिया, वो भी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट के हाथ में सौंप दिया, उन्हीं को साक्षरता करना है। आप बताइए, जब अब इसका हश्र क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। लेकिन उसके साथ आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ, 90 में जब हम साक्षरता अभियान शुरू किया था उस समय देश में एक और चीज़ हुआ है, वो है नव उदारीकरण नीति आया था।
न्यू लिबरल पॉलिसी हमारे देश में आया था। ये उदारीकरण नीति ने सब कुछ उदार कर दिया था। इसमें भी धीरे धीरे उदारीकरण नीति ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया था। वो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा प्राइवेटाइजेशन को लेके, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, तब से थोड़ा सिंक होना शुरू हो गया था। अब बच्चा कुचा इस सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक स्टूडेंट के हाथों में इसको सौंप के और उसको इस साक्षरता को पूरा एक तरीके से सिंक कर दिया। माने वो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश साक्षर हो। जी। इस समय पे जो मॉडल आपने बताया कि एक प्रेरक पे सारा ये कार्यभार सौंप दिया सरकार ने, तो ये देश के कितने हिस्सों में लागू है? अभी तो लागू ही नहीं है। अभी इन लोग जस्ट नवसाक्षर भारत एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इन लोगों को बड़ा मजेदार है कि वो कह रहा है कि अब ऐप में लोड कर दे रहा है कि जो निरक्षर पढ़ना है ऐप में लोड कर दिया। किसको? टीचर को बोला ट्रेनिंग दे दिया, टीचर को बोला कि स्टूडेंट को करना है और स्टूडेंट को ऐप में भेज दिया। अब बताइए कि ऐप में कोई नवसाक्षर पढ़ सकता है क्या? दूसरा बात है कि हम लोग अभी तुरंत सर्वे किए हैं 10 राज्यों का, 87% लोगों के पास अभी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन गांव में नहीं है। तो निरक्षर पढ़ेंगे कैसे? BGBS का कॉन्सेप्ट था इन्वायरमेंट बिल्डिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, उनसे बातचीत, उसके आधार पर ये पूरी गलत है। एक बहुत बड़ा साजिश है 34 करोड़ लोगों को निरक्षर रखने। तो इस समय पे 34 करोड़ लोग निरक्षर हैं। जी, 34 करोड़ लोगों को साक्षर करने का प्लान फिर एर्नाकुलम मॉडल सेकंड अभियान के रूप में चलाना चाहिए था और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, जन समिति और तमाम लोगों को जोड़ता 1 साल के अंदर साक्षर हो सकता था। लेकिन सरकार का इसमें कोई भी एजेंडा नहीं। सरकार तो खुद स्कूली शिक्षा को खत्म कर रही है, बच्चों का स्कूल बंद कर रही है, तो निरक्षरों को साक्षर होने का क्या मतलब? जी, तो ये है हालत। 34 करोड़ लोग, जब सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल उससे उलट हैं। पहली बात जो आप लोगों ने बताई कि 2020 में नई शिक्षा नीति जो आई, उसमें जो एर्नाकुलम मॉडल था या जो जन अभियान का मॉडल था, जिसमें सभी लोग मिलके साक्षरता करने के लिए आगे बढ़ते थे, समाज सुधार के काम के लिए आगे बढ़ते थे, गांव के विकास के लिए आगे बढ़ते थे, उस मॉडल को ख़त्म कर दिया गया। एक व्यक्ति पर केंद्रित ये मॉडल आपने बताया कि शुरू किया और उसे भी अभी तक लागू नहीं किया है। ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, ये कोई नहीं जानता है। लागू होगा भी या नहीं लागू होगा। आपने जिस मॉडल की बात की थी, जिस साक्षरता अभियान की बात की थी और जो हम लोगों के जहन में है, जिसकी गूंज थोड़ी थोड़ी कि पूरे गांव में एक माहौल बनता था, कला जत्था चलते थे, नाटक होते थे, गीत बनते थे और उसमें छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अपनी भागीदारी निभाते थे और उन्हीं में से बहुत सारे कार्यकर्ता निकलते थे जो समाज सुधार के काम में, देश के विकास के काम में अपना योगदान देते थे। तो क्या उपलब्धियां आप उस अभियान की गिन सकते हैं, बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, उसके बहुत से उपलब्धियां हैं। पहली बात हमने कहा है कि 90 के दशक में जो लिटरेसी कैंपेन हुआ, जो 2001 का सेंसस कहता कि 15% लिटरेसी, पहली उपलब्धि तो ये है। ये जस्ट उसके पहले का दशक का डबल है, दुगुना है। दूसरी बात है, सरकार का जितने सारी कार्यक्रम था, जैसे आप इम्यूनाइजेशन को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, वाटर स्टेट मैनेजमेंट को, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को, ये सब चीज में सरकार ने वो जन अभियान मॉडल को लागू किया है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, हमारे देश में जब संविधान का 73rd और 74th अमेंडमेंट 1994 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें त्रिस्तरीय ढांचा जो हमारा पंचायत सिस्टम का हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पर जो लिटरेसी के कैंपेन के तहत लर्नर्स के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में जो साथी आए थे, बड़े पैमाने पर वो चुन के आए जनप्रतिनिधि के रूप में। वो खास करके ये ज़्यादा हुआ हिंदी भाषी राज्यों में। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, लिटरेसी कैंपेन बड़े पैमाने पर यूथ निकल के आया था उसको लेके, और साथ में ये जो महिलाएं भागीदारी, महिलाओं की जबरदस्त हुई थी, उससे एक बहुत बड़ा SHG मूवमेंट
पूरा देश में अलग अलग जगह पे। आप देखिए तमिलनाडु में एक मल्लर महिलाओं का एक बड़ा संगठन हुआ, आसाम में प्रोचेस्टा के नाम से हुआ, राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं के हुनर के नाम से हुआ। ये बहुत बड़े बड़े ऐसा महिलाओं का एक संगठन निकला और महिलाएं संगठित होके महिलाओं के ऊपर घर में और कामकाजी जगह पे जो हिंसा होता है वो उसको करने की कोशिश किए। ये एक बात है। वो साक्षरता अभियान में जहाँ पर हम साक्षरता किए, क्योंकि वहाँ पर स्कूल की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए समुदाय के मांग से स्कूल को ठीक करने के लिए हम जॉय ऑफ लर्निंग कैंपेन किया था। तो बड़े पैमाने पर रिसोर्स पर्सन सब निकल के आए और उसके आगे चल के बहुत से ऐसे जो कानून भी बनाया गया। ये इसी का ही पोटेंशियल था, जो इतने सारे कानून जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, मनरेगा हो, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो, ऐसे बहुत से ऐसे कानून भी निकल के आया। तो ये एक महिलाओं के नेतृत्व, आदिवासी, दलित ऐसे जगह पे साक्षरता पहुंचना, वहाँ की महिलाओं और लोगों का नेतृत्व निकल के आना, सरकारी काम में हस्तक्षेप होना, उस काम में सरकार ने सब जगह पे कैंपेन मेथड को लागू करना, ये सारा बहुत सारा उपलब्धि इस लिटरेसी कैंपेन का था, जिसको आगे इस सरकार को करना था कंटिन्यू एजुकेशन का तहत, लेकिन उन्होंने उसको नहीं कर पाए। जी जी एक समय पे टोटल लिटरेसी कैंपेन पे फोकस था, फिर महिला साक्षरता की बात आई, फिर साक्षरता कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं उन पे फोकस किया गया। अब आप क्या समझते हैं, आपका फोकस कहाँ होगा और आप लोगों की कार्य योजना क्या होगी? एक तो उस समय महिला का था, अभी हमारा जो कार्य योजना है वो 3 तरफा है। जी। एक तो हम महिलाओं को साक्षरता आंदोलन करेंगे ही, क्योंकि त्रिपुरा जो पहला स्थान रख पाया है महिला साक्षरता दर में, वो भी बीजीवीएस का बहुत बड़ा देन है। महिला साक्षरता भी रहेगा, बड़े पैमाने पर जो बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं उनका भी हम इस बार उनको जोड़ेंगे, और इसके साथ जो अभी भी एडल्ट निरक्षर हैं उनको हम साक्षर करेंगे, और साथ में जो आज के समय के चुनौती है, टेक्निकल चुनौती, उसके साथ भी जोड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारा मॉडल होगा। हम 1000 पंचायतों तक जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एक काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। हम 1000 पंचायत में करके और फिर बताएंगे कि ये है, शायद इस समय ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन हम एक मॉडल देंगे, नहीं तो फिर बड़ा जन आंदोलन चलाएंगे। हमारा त्रिपुरा का अनुभव है, हमारे पास केरला का अनुभव है, पश्चिम बंगाल का अनुभव है, और पूरा विज्ञान आंदोलन बीजीवीएस का जो बहुत बड़ा आंदोलन है साक्षरता का, उसके अनुभव के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और अभी 1000 पंचायत से 10,000 पंचायत तक जाएंगे। जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल मैं सही है। हमने पिछले दिनों मरकासी जी से मैं सहमत हूँ। हमने यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में इसको लेके गहन चर्चा के लिए हम 3 दिन का कार्यशाला किया था, जब देश के पूरा 12 राज्यों के साथी यहाँ पर शामिल थे। तो हमने बहुत सारे इस पे सोच विचार करके हमने तय किया कि आगे उसको क्या ले जाएंगे। हम लिटरेसी को एक तरीके से कन्वर्जेंस के तरीके से हम देखना चाहते हैं। देश के 1000 पंचायत में पहले दफा में उसको पहुँचेंगे। हर पंचायत में हमारा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर होगा। पूरा देश में अभी हम 5-6 राज्यों में हमारा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बच्चों का ही चल रहा है। तो वो ऐसे अलग अलग कम्युनिटी लर्निंग सेंटर जहाँ पर कंटिन्यू एजुकेशन है, जहाँ पर बच्चों के साथ बाल मंच है, ऐसे अलग अलग एंट्री पॉइंट को लेते हुए हम वो कंटिन्यू एजुकेशन का काम पूरा करेंगे। केवल साक्षरता की बात नहीं है, साक्षरता के बाहर जितने सारे उनके अधिकार की बात है और जितने सरकार की इतना 2700 की योजनाएं जो उनके पास नहीं पहुंच पाती है, ये सारी बात उस पंचायत हम करके एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। और साथ में अभी बड़े पैमाने पर एनईपी ने और पैंडेमिक के समय बच्चों स्कूल मर्जर के नाम से क्लोज हो रहा है, तो बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हैं। तो इन बच्चों को हम दोबारा बीजीवीएस की ओर से हमने इसको कैंपेन चला रखा है, कम्युनिटी लर्निंग चला रहे हैं। तो इन बच्चों को हम स्कूल में दोबारा लेंगे और उनको क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हम कर रहे हैं। उसमें पूरा समुदाय हमारे साथ है। जी
तो एक बार फिर भारत ज्ञान विज्ञान समिति देश के साक्षरता अभियान को लीड देने के लिए तैयार है और वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो कभी साक्षरता अभियान से जुड़े थे और वहाँ से निकले थे और अभी उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, वो बहुत ही आशा के साथ भारत ज्ञान विज्ञान समिति का जो नेतृत्व है उसकी तरफ देख रहे हैं। तो दो चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ हमारे सामने। पहली चीज़ ये है कि 1000 पंचायतों में जाके एक मॉडल भारत ज्ञान विज्ञान समिति तैयार करने वाली है, जैसा मॉडल एर्नाकुलम ज़िले में पूर्ण साक्षरता के लिए दिया था। और दूसरा ये है कि जो सरकार काम अभी नहीं कर पा रही है, नीचे अपनी योजनाओं को नीचे नहीं ले जा पा रही है, तो उसमें भी एक तरह से हेल्पफुल हो रही है ये समिति, क्योंकि सरकार की योजनाएं अगर लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, बन रही हैं, तो ये सरकार का फेल्योर देखा जाता है। तो ये समिति के लोग सरकार की इस तरह से हेल्प भी कर रहे हैं उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, और एक दबाव समूह का काम भी ये कर रहे हैं कि अगर सरकार फिर भी अपनी चीज़ों को नहीं ले जा रही है तो वो लोग जो जिन तक अभी लाभ नहीं पहुंचा है सरकार की योजनाओं का, या जो आज़ादी पूरी मिली है हमें उस आज़ादी का लाभ नहीं पहुंचा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उस शोषण के प्रति सरकार सहानुभूति से सोचे, मानवीय दृष्टिकोण लगा के सोचे, और उसको ऐसा सोचना ही पड़ेगा, ये नेतृत्व ने कहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।